नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश भाषने। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने दिल्ली सल्तनत को दो पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उन दो लेक्चर्स में हमने अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में कवर किया था। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट 3 लेकर आए हैं एंड इसमें हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा आपका तुगलक डायनेस्टी। एंड सिंस तुगलक डायनेस्टी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी डायनेस्टी है, बहुत सालों तक चली है, तो इसको हम दो अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं हम। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तुगलक डायनेस्टी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1320 से 1414 एडी तक। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, जो फाउंडर कौन रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के, जो फाउंडर थे उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद तो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स करी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये थी कि उन्होंने एक बहुत मजबूत किला बनवाया था, एज जो हम उसे बोलते हैं तुगलकाबाद फोर्ट। कहाँ पर? दिल्ली के पास। ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे इसकी इमेज है। ये फोर्ट है कहाँ पर? दिल्ली के पास। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के कोर्ट में एक फेमस सूफी सेंट थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या आती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, तुगलक डायनेस्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनके बेटे राज करते हैं जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब कौन राज करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक राज करेंगे अब दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके अंदर एक पॉलिटिकल विजडम की कमी थी, मतलब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे एज कंपैरिजन टू गियासुद्दीन तुगलक। ही वॉज अ इल स्टार्ड आइडलिस्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे शासक रहे हैं जिनके सितारे उनके फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने समय से बहुत ज़्यादा आ गए थे। मतलब अगर मैं आपसे आज की बात करूं कि अगर हम 2021 में हैं एंड अगर कोई इंडिविजुअल 2012 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता तो हम उसे बेवकूफ़ी मानते, हम कहते कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही हाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो सारे व्यूज़ थे, वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थे। इसलिए इन्हें ये भी इसलिए इन्हें कहते थे इल स्टार्ड आइडलिस्ट, या फिर ही लैक्ड अ पॉलिटिकल विजडम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने टाइम पर इम्प्लीमेंट करी, वो क्या क्या थी? सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो बहुत एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, जस्ट बिकॉज उस समय सिल्वर की बहुत ज़्यादा कमी थी। क्योंकि हमें पता है, हम ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि सिल्वर कॉइन्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज टंकास। एंड जो टंकास थे वो हमारे उस समय वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी थी। एंड उस जब हमारे पास सिल्वर नहीं होगा तो हम उस चीज़ को हम करेंसी कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमारे पास पेपर की कमी हो जाए तो हम ये जो नोट्स होते हैं, ये जो करेंसीज होती हैं, क्या हम उनको अच्छे मात्रा में, अच्छे क्वांटिटी में क्या उसे प्रिंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी की वजह से उन्होंने एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी मोहम्मद बिन तुगलक में। और अगर आप ये सोचेंगे तो उन्होंने सही भी क्या था टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना, बट जिस टाइम पर उन्होंने कहा उस टाइम पर ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी। इसलिए इन्हें ये कहा जाता था कि ये शासक ऐसा है कि ये अपने समय से बहुत आगे की सोचता है, इसलिए इसे पागल कहते थे लोग। उसके बाद अब जब हम स्कैरसिटी थे सिंबल सिल्वर की, तो सिल्वर के कॉइन्स क्या बोलते थे? टंका। तो जब हम टंका नहीं थे वहां पर तो हम उस समय यूज करते थे कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स को बनाते थे। बट सिंस कॉपर और ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा सस्ते थे, बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल थे उस टाइम पर, तो इसी की वजह से जो कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स की डुप्लीकेसी स्टार्ट हो गई। लोग अपने घरों में ही अपने कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स बनाने लग गए थे, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ गया बहुत। अब आप ये बताइए कि अगर आरबीआई आज ये अनाउंस कर देता है कि वो एकदम सारे करेंसीज इंडिया मार्केट में फ्लड कर देगा, तो बहुत ज़्यादा जो हमारा इकोनॉमिकल बैलेंस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ गए थे कॉपर और ब्रॉन्ज के,
उस टाइम के मार्केट में। उसके बाद ही ऑल्सो इंक्रीज द लेंट रेवेन्यू इन गंगा रीजन। गंगा रीजन में जो इसने अपना लेंट रेवेन्यू था वो इसने इतना बढ़ा दिया था कि अगर आपकी सपोज 1 क्विंटल आपका प्रोडक्शन हुआ है तो उसमें से आधा क्विंटल आपको एज अ लेंट रेवेन्यू देना पड़ेगा, अप टू 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट होंगे कि भाई हम खेती कर रहे हैं, हम मेहनत हम कर रहे हैं, हमने 1 क्विंटल अगर गेहूं उगाया है तो उसमें 50% आपको चाहिए। तो इसकी वजह से लोग खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया उसके अगेंस्ट। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे बोलते थे दीवाने कोहली। ये किसके लिए था, ये था फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था अलग से। और कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था, उसके बाद एक इसका फेमस एक्सपीडिशन आता है जिसे हम बोलते हैं कराचल एक्सपीडिशन। कराचल एक्सपीडिशन ये आपका लॉन्च हुआ था कुमाऊं गढ़वाल रीजन में या फिर कश्मीर में। अब ये इन्होंने एक्सपीडिशन, ये जो इन्होंने स्टार्ट किया था अपना कराचल एक्सपीडिशन, ये क्यों करा था, ये उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था जिससे कि जो फॉरेन के जो इन्वेजन्स थे, मोस्ट पर्टिकुलरली एज अ चाइनीज इन्वेजन्स, वो उसको कंट्रोल कर पाए। देखिए जैसे आप देख सकते हैं इस मैप में, ये है आपका कुमाऊं गढ़वाल रीजन एंड ये उत्तराखंड का एक हिस्सा था, है ना। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन ये भी आता है हिस्ट्री में, आपको हाथ का कवर करवा दे रहे हैं कि उत्तराखंड यूपी में से ही बना था। एंड ये जो स्टेब्लिश हुआ था एज उत्तराखंड एक अलग स्टेट, वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो अब अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात क्या थी, हम कराचल एक्सपीडिशन के बारे में पढ़ रहे थे। कराचल एक्सपीडिशन कहाँ लॉन्च हुआ था, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में। तो देखिए उत्तराखंड का ये जो उत्तराखंड है, ये यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, इधर आता है नेपाल एंड इधर आता है आपका चाइना। तो यहाँ पे चाइनीज इन्वेजन बहुत ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी भेज दी थी कुमाऊं गढ़वाल रीजन में इन चाइनीज इनकर्जन्स और इन चाइनीज इन्वेजन्स को रोकने के लिए। तो क्या ये एक्सपेडिशन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था चाइनीज एक्सपेडिशंस को चाइनीज इनकर्जन्स को रोकने के लिए, क्या ये सक्सेसफुल रहा था, नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था, इसका रीजन हम ये था कि उसका जो मेन मोटिव था, उसने जिस मोटिव के साथ ये एक्सपेडिशन शुरू किया था वो ये था कि उसे हिमालयाज को क्रॉस करके चाइना पे कब्जा करना था। बट उसकी जो आर्मी थी वो इतना ज्यादा मोटिवेट हो गई थी, उसे थोड़ा बहुत चाइना के रीजन को उसने कैप्चर कर लिया था, बट वो इतना मोटिवेट हो गए थे, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, रदर आई शुड से डैट, कि वो इतना अंदर तक चले गए थे चाइना में कि उनको वापस लौटना पड़ा। और फाइनली इस एक्सपेडिशन को मोहम्मद बिन तुगलक को वहीं पर रोकना पड़ा, उसकी आर्मी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था वहाँ पर। तो ये था इसका फेमस कराचल एक्सपेडिशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप ये देखिए कि इसकी पॉलिसी क्या थी, इसकी पॉलिसी ये थी कि हम चाइना को भी इन्वेड कर लें। उस समय इसकी पॉलिसी ये ठीक थी कि हम उस समय के हिसाब से वो ठीक नहीं थी पॉलिसी, इसलिए हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। उसके बाद ये मैप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुमाऊं और गढ़वाल रीजन का। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन से तारीख को उत्तराखंड स्टेट आपका इन्फोर्समेंट में आया था, वो था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए थे उसके टाइम पर। और कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए थे, देखिए 1336 में एक रिवोल्ट हुआ था, कहाँ पर, हरिहर और बुक्कर रीजन में। और इन्हीं रिवोल्ट की वजह से एक फेमस विजयनगर एम्पायर बना था ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्र रिवर। एंड ये जो विजयनगर एम्पायर था ये कहाँ बना था, कृष्णा रिवर के नीचे वाला हिस्सा जो था वो बना था विजयनगर एम्पायर। एंड जो कृष्णा नदी थी उसके जो ऊपर वाला हिस्सा था वो बना था आपका बहामी किंगडम। एंड बहामी किंगडम वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर। एंड ये जो रिवोल्ट था ये 1337 में हुआ था। मैं इसको मैप दिखाता हूँ आपको इसका, देखिए ये आपकी कृष्णा रिवर है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कृष्णा रिवर। एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते थे विजयनगर एम्पायर, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम बोलते थे बहामी किंगडम।
तो ये जो रिवोल्ट हुआ था किसके टाइम पर हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ था। देखिए जैसे ये जो येलो पोर्शन है इट इज नोन एज बहामी किंगडम एंड द ग्रीन पोर्शन विच इज बिलो द कृष्णा रिवर इज नोन एज द विजयनगर किंगडम। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को हम एज अ प्रिंस ऑफ मनियर्स भी बोलते हैं क्योंकि इसने अपने टाइम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को इश्यू किया था। उसके बाद एक मोरक्को ट्रेवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता एंड वो इसके कार्यकाल में इसके जब ये राज करता था तब आया था मोरक्को ट्रेवलर जिसका नाम था इब्न बतूता एंड इसने एक फेमस किताब लिखी थी किताब उल रहला एंड ही विजिटेड दिल्ली ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड कौन से साल में? 1313 एडी में। उसके बाद ही का एक व्यापारी था जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी, उसने भी विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को। एंड आपको एक चीज और बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसा सुल्तान था जो लोगों से फ्री था और लोग उससे फ्री थे। मतलब लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का कि वो एक दिल्ली सल्तनत का राजा है या शासक है, कोई खौफ नहीं था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपने जो जनता थी उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1351 से 1388 एडी तक। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फिरोज शाह तुगलक के बारे में जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइंडिंग वो ये थी कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में था क्लर्जीज से। क्लर्जीज कौन होते हैं? एक धर्म गुरु होते हैं। एंड सिंस फिरोज शाह तुगलक वॉज अ मुस्लिम तो वो ज्यादातर किसके इन्फ्लुएंस में अपने डिसीजंस लेता था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक धर्म गुरु सो कॉल्ड एज क्लर्जीज। एंड इसी की वजह से इसने एक अलग से एक जिजिया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। एंड ये जो फिरोज शाह तुगलक था, जिजिया टैक्स होता क्या था? जिजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पे करती थी, है ना। जो मुस्लिम्स हैं उनको ये टैक्स पे नहीं करना होता था, बट जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ये टैक्स देना पड़ता था जस्ट बिकॉज उस समय सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो था मुस्लिम कम्युनिटी का। उसके बाद सबसे पहले एक ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा देखा है एग्जाम में, एसएससी में ले लीजिए या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में ले लिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सबसे पहले जो जिजिया टैक्स था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका आंसर है कि मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 एडी में उसने सबसे पहला एक रूलर बना था जिसने एक जिजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था कौन? फिरोज शाह तुगलक कजिन था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स बनाए थे जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। ये जो टाउन्स हैं ये किसके बनाए हुए हैं? फिरोज शाह तुगलक के बनाए हुए हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज्यादा मात्रा में इरिगेशन कैनाल्स मतलब नहर इसने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट करवाई थी अपने टाइम पर। उसने एक दो डिपार्टमेंट भी बनवाए थे, जैसे एक डिपार्टमेंट था दीवाने खैरत जो था चैरिटी के लिए, एंड एक डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगान, ये था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इम्पोज किया था इरिगेशन टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इसने एक अलग से डिपार्टमेंट या फिर एक फ्री हॉस्पिटल टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की थी जिसे हम बोलते हैं दर उल शिफा। जैसे हम बोलते हैं ना शिफा खाना, तो क्या होता है इसका मतलब? दवा खाना। तो उसने फ्री हॉस्पिटल भी इंट्रोड्यूस किए थे अपने टाइम पर जिसे हम बोलते हैं दर उल शिफा। और फिर उसने फिरोज शाह तुगलक ने दो पिलर्स लाया था अशोका के दिल्ली में टू डिसाइफर देम। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? डिकोड करना। तो जो अशोका के जो पिलर थे हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो अशोका या फिर जितने रूलर्स थे वो क्या करते थे? अपने कार्य को जो उन्होंने काम करे हैं उनको पिलर्स पे या फिर स्टोन पे इंस्क्राइब करवा देते थे जिससे कि आगे आने वाले जनरेशन्स उन काम को देख सकें, उनको पता चल सके कि ये काम इस राजा ने किया है। तो इसी के लिए
दो पिलर्स मंगवाए थे अशोका के लिए। अशोका के किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक पिलर का नाम था तोपरा पिलर फॉर अंबाला और दूसरा था मेरठ पिलर। और ये जो एफर्ट था, सबसे पहला एफर्ट था टुवर्ड्स द डिसाइफरमेंट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का पिलर है जिसे मंगवाया था दिल्ली, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। and it was the first effort towards decipherment of Ashokan inscriptions. उसके बाद फाइनली 1388 एडी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है तुगलक डायनेस्टी का वो फिनिश होता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस लेक्चर में, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, कुछ इंफॉर्मेशंस आपको ना समझ में आई हो, तो आप उसके बारे में मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।